नमस्कार, मैं कमल कौशिक और हरियाणा के बजट को लेकर बहुत सी बातें आपसे हमें करनी है। आपने सुन लिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री क्या क्या कहा है। 3 घंटे के करीब का ये बजट भाषण था, जिसमें बहुत गहराई से बातें तो कही गई, लेकिन वाकई में क्या इससे आपको कुछ मिला है? पिछले साल जो बात हुई थी, क्या वो पूरी हुई है? जो लक्ष्य रखे गए वो अधूरे हैं या कंप्लीट हुए हैं? विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं और बातचीत के जरिए नतीजा जरूर निकलता है। इसलिए इस चर्चा को हम अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। रजत पंजेटा साहब आईएनएलडी की तरफ से बातें रखते नजर आएंगे और विपक्ष में होने के नाते उनकी आवाज यहां पर रखना जरूरी भी है। और एनालाइज किया है इन्होंने भी पिछले साल का बजट भी और इस साल के बजट में जो बातें समझ आई है, कम से कम उनकी तुलना जरूर करेंगे। और इसके अलावा गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। इनसे भी बातचीत करके हम जानेंगे इनको क्या समझ में आए। और एक एक्सपर्ट है और वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र जादू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके पास बजट भाषण की कॉपी भी है, मैं देख पा रहा हूँ, और आपने बहुत गहराई से इसे पढ़ा भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 3 घंटे से ज्यादा का बजट भाषण दिया है, क्या समझ आया सर? देखिए, बजट भाषण 3 घंटे का रहा और उतना ही विस्तृत भी है जी। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है मिशन 2047 तय किया है और उस मिशन को पूरा करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया। जो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, उन्होंने वो विजन डॉक्यूमेंट जो मिशन 2047 के लिए जारी किया था। अब मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, पहले बजट में ही उन्होंने मिशन 2047 को प्रस्तावित कर दिया था और उसके अनुसार ही फिर उन्होंने तैयारी की और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो जारी कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि उस मिशन को पूरा करने के लिए, उस हमने धरातल पर उतारने के लिए हमने ये बजट तैयार किया 26-27 का। इसमें सपने तो कई दिखाई दे रहे हैं और कई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है जी। लेकिन सवाल ये है कि सपने देखना तो हर एक की आदत है कि सपने वो देखता है, लेकिन पूरे करने के लिए प्रयास किस तरह से करेंगे, क्योंकि पिछले बजट में ही जो कुछ चीज़ें थी जो सपने से और मिशन हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, जैसे एआई हब स्थापित करना और फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स के लिए जी। उनका अभी कहीं धरातल पर कोई ज़्यादा जिक्र नहीं दिखाई दे रहा। 10 आईएमटी स्थापित करने की बात थी औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए जी। तो वो 10 आईएमटी में कभी तो कहा जाता है कि 6 बस पूरे होने वाले हैं, कभी अभी इस बजट प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2 पर तो काम शुरू हो गया है, बाकी के 8 के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि पोर्टल खोल दी गई है और वो प्रस्ताव आमंत्रित किए अधिग्रहण जो ऑफर करते हैं किसान उसके लिए। तो मेरा मतलब यही है कि जैसे देखिए 2014 में ये सरकार आई, तब से कह रहे थे हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो अभी मेडिकल कॉलेज हर जिले में हुआ ही नहीं, काम चल रहा है। तो अब मतलब ये है कि 2047 तक आपको पूरा जो है आपने एक और टारगेट दे दिया। अच्छा राजेंद्र जी, मैं आपको हाँ जी, हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जब भी बात होती है, पंजेटा साहब, गगन जी, जब बात होती है कि इतने प्रतिशत बजट बढ़ गया, वहीं से शुरुआत करते हैं। ज्यादा लंबी दूरी की बात नहीं करता, 5 साल की मैं बात करता हूँ। ये कहा जाता है 26.18% बजट बढ़ गया। इसे हम कैसे समझे? जो दर्शक हमें देख पा रहे, एक आम किसान, एक आम व्यापारी, घर में बैठा वो व्यक्ति, जो दुकान पर बैठा वो व्यक्ति, इसे कैसे समझे कि बजट बढ़ गया तो क्या वो माला माल हो गया? उसके लिए विकास की जो रफ्तार वो तेज हो गई है, हरियाणा का विकास बहुत तेज गति से होगा, क्या है राजेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि माला माल तो कैसे हो जाएगा जब तक कि उन्होंने 1 लाख ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है हरियाणा को, और के जो विकसित भारत संकल्प है उसमें हम भी बड़ा योगदान देंगे इस तरह से। तो सवाल ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। अभी प्रति व्यक्ति आय जो हो रही है, अभी जो उन्होंने बताया है कि पिछली बार थी वो पिछले सेशन में 3,53,000 और कोई 280 के आसपास, अब है 3,95,000 और समथिंग है। तो ये है तो नहीं कि हर आदमी की यहाँ 3,95,000 हो गई। बहुत सारे लोग जो है बेचारे 1 लाख के सालाना के नीचे ही है और बहुत सारे जो है 1,80,000 की रेंज में। तो सवाल ये है कि ये वो नहीं है, ये वो है इंडिकेटर कि जीएसडीपी का बंटवारा हुआ है पर आदमी को, पर नागरिक को। तो वो उसका ये है कि उसने इतने पैसे अर्न करने में योगदान दिया है। ठीक है, अब सरकार को न्याय करना है कि जब उसने इतना पैसा कमा दिया तो उसकी जेब में कुछ तो पहुंचे। 1,80,000 से ऊपर पहुंचना चाहिए, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है रजत जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट को लेकर?
देखिए, पहली बात तो बजट तो अभी पेश ही नहीं हुआ। पहली बारी बजट पेश होने से पहले, बजट की पहली बारी बजट पेश होने से पहले बजट की स्पीच आ गई है। बजट तो अभी आया ही नहीं है, और पहले मुख्यमंत्री हैं, इसकी तो आवश्यकता होती नहीं, ये तो एंड में होती है। इससे पहले तो कभी खट्टर जी ने भी जब रहे मुख्यमंत्री तो आखिरी में होती है, तो जब पहले बजट पढ़ा माना जाए। ये तो हमारे पास बजट एट ग्लांस तो है नहीं, हमारे पास कैपेक्स क्या है, कितना कर्ज लिया, और उसकी फिगर्स तो है नहीं, कोई फिगर हमारे पास नहीं है। फिजिकल डेफिसिट हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो ये एक स्पीच है, सिर्फ बजट से पहले बजट की स्पीच आ गई है, बजट नहीं आया है असली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो बार बार ये बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी पीछे विधानसभा सत्र चल रहा था, कहते हैं हम कर्ज और भी ले सकते थे, और भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो आरबीआई की जो दायरा है उससे हम जो है, उसकी जो दायरा सेट किया उससे थोड़ा कम है हमारा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो जीडीपी का 20% आप कर्ज ले सकते हैं, सिर्फ वो रिलैक्सेशन सिर्फ कोविड के टाइम के लिए दी गई थी। जो आंकड़ा आप बताते हैं, वो रिलैक्स जो आपकी फिगर्स हैं, वो आपकी सिर्फ कोविड के टाइम के लिए, या जो पीछे उदय स्कीम आई थी उसके अंतर्गत जो 0% ब्याज के ऊपर जो लोन दिया गया है सेंटर द्वारा, या वो पहले जो आई थी बीच में, वो इस इन 3-4 बजट में नहीं आप उसको इंक्लूड कर सकते। वो डिस्कॉम भी थी। डिस्कॉम का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो डिपार्टमेंट्स के लिए रहता है, जो पीछे से कर्ज है। लेकिन अभी मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा था। सबसे पहला झूठ मुख्यमंत्री जी, आपने यहाँ बैठ के ये बोला कि पर कैपिटा में हरियाणा जो है वो नंबर 1 यानी अव्वल, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, अव्वल स्थान के ऊपर। जब आप पहली चीज ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग के हिसाब से, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से आपका जो रैंक है ये तो अभी प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड पे ही आप 5वें नंबर पर हैं, और जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उस हिसाब से आप 7वें 8वें नंबर के ऊपर हरियाणा है। जीडीपी में आपका टॉप 10 में कोई स्थान नहीं है, टॉप 10 में हरियाणा का कोई स्थान नहीं है जीएसडीपी के अंदर। जो आपका फिजिकल हेल्थ प्रूडेंस स्कोर है वो 12वें पे है, क्योंकि मैं नीति आयोग की 2025 की जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा इज अमंग मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड कैटेगरी। हरियाणा इज कि हरियाणा जो है सबसे फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में आपका 16वां रैंक है। आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले जो सीएमआई के भी आंकड़े आते थे, चलो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आप नीति आयोग की रिपोर्ट कोट करूंगा, आप 16th रैंक है आपका। उसके बाद आपके ऊपर हरियाणा में किसानों के ऊपर कर्ज के ऊपर आप देश में नंबर 4थे स्थान के ऊपर है हरियाणा। आप बात कर रहे थे इसके अंदर खेलो, आपने खेल के लिए 21 स्टेडियम, खेल के बारे में बात कर रहे थे। क्या खेलो इंडिया का बजट जो सेंटर अलॉट करता है उसमें क्या हरियाणा को कितना मिलता है? सबसे कम, सबसे ज्यादा गुजरात, उत्तर प्रदेश, फिर और स्टेट्स हैं। सबसे कम आपका बजट हरियाणा का है। फिर आपने आज बड़ी बड़ी बात करी, हम एक मिशन स्टार्ट करेंगे, फिट हरियाणा करेंगे। आपके स्टेडियम्स की हालत ऐसी है कि पहले का बजट का वो गुणगान करते हैं, जो बच्चों की मौत हो गई स्टेडियम के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका स्टेडियम्स का हाल बताता है। और अगर इतनी बात है तो अमित शाह जी के उनके बेटे के हाथ में है सारा कुछ। वर्ल्ड कप हुआ देश के अंदर, 50 ओवर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो मोदी जी के नाम पे स्टेडियम हुआ था, फाइनल हुआ था जहां गुजरात में, अहमदाबाद में जी। हरियाणा में एक भी मैच कराया आपने? खेलों को आप प्रोत्साहन की बात करते हो। आज T20 को इंडिया होस्ट कर रहा है, एक भी मैच आपने कराया हरियाणा के अंदर? इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है सर? हाँ जी, इंटरनेशनल स्टेडियम ही नहीं है। इंटरनेशनल स्टेडियम क्यों? आपके पंचकुला के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, आपका गुड़गांव के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, और आपका फरीदाबाद के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है। अभी आप कह रहे हैं आप नया भी बनाएंगे नाहर सिंह स्टेडियम के नाम से। यहाँ मुल्लापुर के अंदर मैचेस होते हैं, मोहाली के अंदर आप बिल्कुल चंडीगढ़ के पास लगता है, मोहाली के मुल्लापुर में जो नया बना है, मैं पुराना स्टेडियम की बात नहीं कर रहा जो 7 फेज में है, मैं मुल्लापुर के अंदर T20 मैचेस
और यहाँ पे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो जाते जी, हैं। जी, जी। मगर हरियाणा के कई मैप में ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, किसी को कोई होश ही नहीं है। उसके बाद आप कह रहे थे हेल्थ के ऊपर, जी। हेल्थ के ऊपर आपकी पिछला कितने आपके मेडिकल कॉलेजेस आप कह रहे थे हर एक जिले में, जिले तो बना दिया आपने, क्या मेडिकल कॉलेजेस हुए हैं? आपका एम्स ही नहीं बन के देता, आपकी भर्तियां वहां इतनी वेकेंट है, डॉक्टर्स नहीं है, वो कभी कभी हर बार स्ट्राइक पे जाने को कहते हैं। ऐसी हालत है कि एनएचएम के 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14,193 जो है आपने भर्ती किए, पिछले 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दे रखी आप जी। पिछले 6 महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। और अगर आपकी 4 लाख करोड़ का आपका कर्ज है लगभग, और उसके बाद आपने 2.25 लाख का तो आपने जो बजट पेश किया है, तो पैसा कहाँ है? कमाई आधी आपकी, बजट डबल है, कमाई आपकी 1 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। अभी तो आप जो और कर्ज लोगे वो आप ये जो फिगर्स आप बढ़ाते हो, अभी तो हमारे हाथ में बजट ही नहीं है, हमारे तो हाथ में सिर्फ मुख्यमंत्री की स्पीच सुन रहे हैं, किसी के हाथ में बजट नहीं है। जी सर। जो आप पिछली बार से तो कंपैरिजन होगा, और आप अपने बजट भी सिर्फ कई बार इसलिए बढ़ाते हो क्योंकि खर्च होता नहीं, लैप्स होता है, ताकि उसको उसकी परसेंटेज को जो फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आप उतना कर्ज उठा सको। ठीक है। अपने कर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए फिगर इन्फ्लेट करते हो आप, धरातल पे उसका कोई आप व्हाइट पेपर इशू करो, कौन कौन से महकमों में आपने बजट का कितना पैसा जो है कहां कहां खर्च किया, कितना कितना काम हुआ उस पे, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करे, वो सारा व्हाइट पेपर अभी विधानसभा में क्यों नहीं टेबल कर देते? ठीक है सर, एक प्रतिक्रिया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है उनसे ले लेता हूँ। गगन जी, अंत में जब मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ रहे थे तो गुरु रविदास जी के कुछ शब्द उन्होंने पढ़े कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। क्या कहेंगे? कमल जी, मैं तो सुन रहा था सारा का सारा, और इस समय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं एक बार। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चले गए थे। वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा एआई मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी, और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। साथियों, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की वर्ष GDP के 3% से कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक नीति आयोग ने एक लिमिट रखी है वो 3% की रखी है, और 3% 2014-15 में यह जो लोन लेने की अवधि थी वो 2.88% था। इसकी लिमिट 2.88%, 3% से। हर्ष की बात है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP 2.66% रहने का अनुमान है, 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है, और 26-27 में इसे कम करते हुए GDP का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6% होगा। और साथियों, 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। वर्ष 2025-26 में
31 मार्च तक लगभग 98% खर्च किया है हमने। जो लक्ष्य था, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। अब इस बजट के सत्र में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं, जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा, इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी, ये भी हमने निर्णय किया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह की जाएगी, ये भी हमने संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। सैनी को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि बजट भाषण हमने सुना है वो 3 घंटे से ज्यादा का लगभग था। गगन जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कमल जी, मैं अभी आज सुन रहा था, जगह मैं अपने जो बाकी मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेता हूं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत मैं कर देता हूं। विजेंद्र नेहरा साहब बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और गुलिया साहब जेजेपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जी गगन जी, मैंने अभी ये 3 घंटे का आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं क्या नाम नायब सैनी जी, इनका आज भाषण सुना। मेरे से पहले जो हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है रजत पंजेटा जी, उन्होंने कहा और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये कोई बजट नहीं है, ये तो एक भाषण था। और भाषण को इतना लंबा 3 घंटे घसीट के जनता को समझ नहीं आया कि क्या बोला, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई आंकड़े नहीं दिए, कोई डाटा नहीं दिया, सिर्फ एक 3 घंटे की लंबी स्पीच, जो कि एक बीजेपी की प्रवृत्ति है, बस मीडिया में और आगे भाषण बाइक सामने आ जाए तो हटते नहीं। आज जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने जब अपना बजट पे भाषण शुरू करा तो उन्होंने एक बात कही जिसको मैंने गौर किया। उन्होंने कहा, आज एक संत कबीर है हमारे, उनका एक दोहा उन्होंने आज कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरी परले मचेगी फिर करेगा कब। तो मैं आज हमारे जो उन्होंने दोहा कहा इसके अंदर बजट सेशन में विधानसभा में, मैं आज हमारे मुख्यमंत्री से और बीजेपी की सरकार से यही एक सवाल हम इतने सालों से कर रहे हैं कि ये जो आज उन्होंने दोहा कहा है, इसके ऊपर ये खुद कब इंप्लीमेंट करेंगी, क्योंकि ये बात कर रहे हैं 2047 की। परले तो आज मची हुई है, किसान आज त्राहिमाम कर रहे हैं, बजट उसको आज चाहिए, युवाओं को रोजगार आज चाहिए, उद्योगों को सब्सिडी आज चाहिए, ये बात कर रहे हैं 2047 की। और दोहे इनको पढ़ने आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब कि सिर्फ दोहे पढ़ के पेट भरने का काम कर रहे हैं। आज इस बजट में कुछ भी नहीं दिखा। पहले तो मैं आकलन कर देता, क्योंकि आकलन तब होगा जब बजट पेश होगा। अभी जो आज के भाषण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो जो बातें कही, अभी उन्होंने एक और कोरा झूठ बोला और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें फिर उन्होंने उसको रिपीट करा। उन्होंने कहा कि पिछले बजट का 98% जो पैसा था विभागों का, हमने सारा यूटिलाइज किया। कितना कोरा झूठ है। अभी 2025-26 की जो रिपोर्ट है जो सरकार की पेश हुई थी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा नारा के साथ लाखों करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, जिसको लॉन्च किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वच्छ भारत मिशन। उसके तहत 2025-26 में हरियाणा को 342 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 98% खर्च कर लिया, जबकि इसके अंदर से 100 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। ये ऑन डाटा है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद जो दूसरा अहम
एक, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बाकी तो हम सारी बातें बाद में करेंगे। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे आज की डेट में हरियाणा के अंदर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, रैंकिंग कहां चली गई आप सारे हरियाणा को पता है। दूसरा इन्होंने झूठ बोला कि फिर मैं उनके झूठ को पकड़ता हूं, डिस्ट्रिक्ट प्लान का 80% से ज्यादा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लान में क्या होता है, सड़कें बनती हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती है, नाली सीवरेज ये सारी प्लानिंग जुड़ी होती है, उसका भी 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पिछले बजट में, उसका भी 80% लैप्स हो गया। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि मतलब कि सारी जगह मतलब कि समझ नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, तो बजट पे चर्चा तो बाद में होगी, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि विपक्ष की तरफ में जा चुका हूं, तो गुलिया साहब आपकी एक प्रतिक्रिया पहली इस बजट भाषण को लेकर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया, बहुत लंबा बजट भाषण था, और उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास लिए चलूंगा दर्शकों को, क्योंकि कई तरह के सवाल दागे गए हैं और बहुत तीखे सवाल पूछे गए हैं। गुलिया साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कह देने को और बातें करने के लिए सब कुछ है जी। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, बजट की बात करूं जी, तो कमल भाई आप ये माने कि हमने 12,480 करोड़ रुपए तो खर्च किया है डेवलपमेंट पे जी, और हम लोगों ने 57,000 करोड़ रुपए जी, अपने लोन की रीपेमेंट के लिए और एडवांस पेमेंट के लिए दिया है। तो आप ये स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट पे तो क्या खर्चा हुआ है, 20% खर्चा हुआ। जी जी, और हमने लोन रीपेमेंट के लिए कितना किया? गुड़गांव जैसे डिस्ट्रिक्ट का हम 4% भी एलोकेशन का बजट का हम खर्चा नहीं कर पाए हैं। जी जी, बोलिए सर लाउड स्पीकर अगर है तो उसे बंद कर दीजिएगा प्लीज। एक्साइज डिपार्टमेंट लगातार 2 साल से लॉस में जा रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट कमल जी लगातार लॉस में जा रहा है जी। आप क्या उम्मीद रखेंगे सरकार से? आप विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी चेंज करते हैं क्या? क्या आप जो खिलाड़ी आपको जीत दिला रही हैं आप उनको बदलेंगे क्या? जब दुष्यंत जी एक्साइज मिनिस्टर थे तो लगातार रेवेन्यू बढ़ता गया। अब ऐसी कौन सी पॉलिसी ये ले आए? अगर ये ले आए तो उसको तुरंत 1 साल देख करके बदल देना चाहिए था। जो पुरानी पॉलिसी जब आपको रेवेन्यू इंक्रीज करके दे रही थी, प्रदेश की कमाई हो रही थी, आपने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया। आप तो सीधे हरियाणा प्रदेश के नुकसान करने में आप राजीव, इसका मतलब तो कि आप वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इन सारी चीजों का जवाब सरकार, और मैं एक चीज और कहता हूं, देखिए सरकार चुनी जाती है लोगों के हितार्थ काम करने के लिए, जनता के हितार्थ काम करने के लिए। ये कोई आप दावा थोड़ी कर सकते हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए, कोई अपनी जेब से दे दिए क्या? किसी ने अपनी दादा लाई जमीन से दे दिए? लोगों का पैसा था, लोगों को दिया। आपको तो लोगों ने सरकार इसलिए चुनी गई ना, आपके एमएलए, आप मुख्यमंत्री बने, आप मंत्री बने कि आप जिस लोगों के पैसे को बढ़िया तरीके से एलोकेट करें ताकि हरियाणा के लोग लाभान्वित हो सके। लेकिन ये तो हो नहीं रहे हैं। कह रहे हैं फसल बीमा में हमने दे दिया, क्या आपने घर से दे दिया? अरे लोगों ने प्रीमियम भरा, उनका लेजिटिमेट राइट था, वो मांगेंगे और उनको मिलना चाहिए। जी गुले जी, और सबसे बड़ी बात जी, जो मेरा पहला प्रश्न था वो दोबारा दोहराता हूँ, 12,500 करोड़ रुपए तो खर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, 57,000 खर्च कर रहे हैं अपने लोन रीपेमेंट पे। तो ये कैसा बजट है? ये आपके स्वयं समझने की बात है। गुड़गांव में 4.5% लोग खर्चा नहीं कर, पैसे एलोकेट होने के बाद हम खर्च नहीं कर पाए। सारी चीजों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देने चाहिए। बिल्कुल, विजेंद्र नेहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरा साहब, सवाल दागे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजेटा साहब, गगन जी हैं, राजेंद्र जी भी हैं और गुलिया साहब भी हैं। पहला सवाल तो ये है विपक्ष का कि ये बजट क्या था, हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि एक पॉइंट रखा यहाँ पर पंजेटा साहब ने, चर्चा भी हो रही थी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, अगर नीति आयोग के आंकड़ों की बात करें, पर कैपिटा इनकम हो या फिर जीएसडीपी के आंकड़े हो, ये आपके हरियाणा के आंकड़ों से मैच क्यों नहीं होते? से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 12वां जो बजट है वो पेश किया है जी। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो साल 2026-2027 का जो बजट पेश किया है
ऐतिहासिक बढ़ोतरी के साथ में कमल जी ओके 2,23,658 करोड़ रुपए का ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। 2047 तक जिस तरीके से विकसित भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प को समर्पण करके ये बजट पेश किया है। और इसके साथ साथ जो प्रमुख राज्य हैं, जो छोटे राज्य हैं, उनकी मैं अगर बात करूं तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 3,96,000 रुपए एक तरह से सबसे ज्यादा है पूरे देश के अंदर जो छोटे राज्य हैं उनमें। 2047 तक हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य है वो बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने वित्त मंत्री के रूप में रखा है। इस बजट के अंदर जिस तरीके से 14,599 सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हरियाणा प्रदेश से जो अलग अलग वर्गों के साथ में उन्होंने बैठक की थी प्राप्त हुए थे, और जिनमें से लगभग 5,000 सुझावों को इस बजट के अंदर शामिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है कि ये जो बजट है ये आम जनता का, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा और हमारे व्यापारियों के हित में ये बजट है। उनके सुझाव, उनकी बातों को इसमें शामिल किया गया है। और जिस तरीके से देखिए जो किसान धान के स्थान पर तिलहन और कपास आदि की खेती करेंगे और उगाएंगे, उनको 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार बोनस देगी, ये इसमें प्रावधान किया गया है। इसका मतलब पानी की बचत सरकार का मुख्य लक्ष्य है। और जो दलहन तिलहन की जो हमारी फसलें हैं, जो दाल है, इस तरह की फसलों को जो कम पानी जिनमें यूज होता है उनको बढ़ावा देने का सरकार का पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत जो प्रति एकड़ मुआवजा राशि पहले 40,000 रुपए मिलती थी उसको बढ़ा करके 50,000 रुपए कमल जी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जी। खेल विभाग को उनका जो बजट था पुराना उसमें 38% की बढ़ोतरी करके 2,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश से सबसे ज्यादा मेडल जो आते हैं और सबसे ज्यादा इनाम की राशि जो हरियाणा सरकार देती है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार खेल और खिलाड़ियों को समर्पित है और इसलिए हरियाणा के पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मेडल आते भी हैं और पूरे दुनिया के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करते हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग के बजट को भी 47% बढ़ाकर 1950 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। उद्योग विशेष तौर पे हमारा जो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है और हरियाणा के जो तमाम जिले हैं वहां औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देना, नई IMT खोलना और उद्योगों के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी है, सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, उनको बढ़ावा देने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहराया है। पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र है पूरा का पूरा हरियाणा, तो पंचायती राज में ग्रामीण विभाग और पंचायती राज को उनके बजट को माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ, वो रोकने का कारण ये है, ये आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन ये जो विपक्ष हमारे साथ बैठे हैं, विपक्ष यानी कि अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं उनके मन में बहुत सवाल है और वो सारे सवाल आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन राजेंद्र जादौन साहब क्योंकि हमारे साथ बैठे हुए हैं, सर सत्ता पक्ष से नेहरा साहब यहाँ पर है, कुछ सवाल है इस बजट को लेकर आपके मन में? राजेंद्र जादौन साहब वरिष्ठ पत्रकार है सबसे पहले जी। नहीं देखिए ऐसा है कि सवाल जी बोलिए कुछ हाँ जी बोलिए। मैं कमल जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मेरे जो साथी मित्र हैं, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, बाकी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, अभी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि बजट अभी उनके सामने नहीं आया, तो मुझे लगता है इसलिए पूरी जानकारी उनको नहीं है। मेरे सामने तो बजट आ चुका है, बजट के जो प्रमुख बिंदु है वो आ चुके हैं और जब वो पूरे बजट को देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की वाहवाही करेंगे, बहुत प्रसन्न और बड़े खुश हो जाएंगे वो। और राजनीति से हटके अगर हम बात करें तो हरियाणा के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पेश किया है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको ये पसंद आएगा और सबको पसंद आ भी रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि ऑफ कैमरा पसंद आएगा, ऑन कैमरा पसंद नहीं आएगा? ठीक है राजेंद्र, सबको, जनता जनार्दन को भी पसंद आएगा, हमारे जो समाज के हर वर्ग है उन सबको ये पसंद आएगा। आपस में बातचीत कर लीजिएगा, शायद पसंद आ जाए। ठीक है बोलिए। नहीं देखिए ऐसा है कि कई आर्थिक संकेतकों पर तो बजट ठीक है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन देखिए 23-24 में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर था 32% जी और अब है 28.8%। ओके, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। एक तरफ तो हम मिशन, थोड़ा आसान शब्दों में दर्शकों के लिए बताएंगे आप? हाँ मतलब जो सवाल ही है कि बजट में जो पूरा जो बजट होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है जी। एक तो जिसको कहते हैं हम सरकार चलाने के लिए खर्च, बहुत ही ज्यादा साधारण भाषा में कहा जाए, वैसे उसको तकनीकी टर्म में ये दिया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि सरकार चलाने का खर्च, स्टाफ का वेतन, पेंशन रिटायर्ड की और तमाम तरह के खर्चे सरकारी, वो सारे मिला के जो है वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्च या सरकार चलाने का खर्च। ठीक है, तो वो खर्च जो है कंपैरिजन ये है, तुलना ये है
कि हमेशा सरकार को एक बड़ी चुनौती ये होती है कि वो राजस्व खर्च जो है ना, सरकार चलाने का खर्च है, उसको घटाए। अच्छा। और जो संपत्तियां निर्माण वो बढ़ रहा है, तमाम तरह की सड़क, कोई ओवरब्रिज, और कभी ये ढांचे, ये बिल्डिंग और ये प्रोजेक्ट, ये वो सब, वो कहते हैं परिसंपत्ति निर्माण, तो उस निर्माण का खर्चा बढ़ाए। तो वो बढ़ा नहीं, 23-24 में जो 32% था, वो अभी 26-27 में 28.8% हो रहा है। वैसे पिछले साल से तो बढ़ा है, लेकिन उसको उसकी बेस लाइन होनी चाहिए थी 23-24 की। अच्छा। जब वो 32% था, ओके, ओके, तो उससे घट रहा है। ओके। तो अगर तकनीकी बातों का और खुलासा कर दिया जाए साधारण भाषा में, तो ये घट क्यों रहा है? भाई ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप मिशन 2047 लेके चल रहे हो और परिसंपत्तियों का निर्माण कम हो रहा है। वो प्रोजेक्शन जो है ना, वो प्रोजेक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही तो एक फिर आपको अर्न करके देता है। बिल्कुल। औद्योगिक निवेश होता है और संसाधन होते हैं। एक अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे उठाया पंडिता साहब। देखिए, पहली बात तो इन्होंने बात करी है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, 90 लाख करोड़ से, चलो उस 47 में 90 का होगा या 180 का होगा, डॉलर की कीमत किसी को नहीं पता। बिल्कुल। आज हमारा 2.25 लाख का जो हमारा करोड़ का बजट है, हमारी जीएसडीपी अराउंड 13 लाख 13.5 लाख करोड़ के आसपास की है। आप 90 लाख करोड़ की बात करते हो, 2047 की बात करते हो, थोड़ा लॉजिकल नहीं है। देश की भी हो जाए तो मतलब चाइना के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है। ये फिगर जो है, इसको आप सिर्फ उसको मत देखो पर कैपिटा डेट को देखो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको वो रेशो भी देखनी है जो आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू जीएसडीपी की रेशो देखिए कि आपने कितना आपका ग्रोथ रेट है जीएसडीपी का और कितना ग्रोथ रेट है आपका इंटरेस्ट पेमेंट का, जो आपके प्रदेश के ऊपर ब्याज कर्ज है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का आपका कर्ज है, बजट आपका उससे आधा है, आमदनी आपकी 1 लाख करोड़ के आसपास है। तभी मैंने ये जिक्र किया था 2-3 पैरामीटर्स हैं क्यों हमारी आईपीआरआरआई रेशो जो है वो हाई क्यों है। जो हमारी आईपीआरआर रेशो है वो हाई क्यों है? अगर ये हाई है तो इसका सीधा जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको ये इंडिकेट करता है कितना हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस है जी। और जहां तक सेंटर से भी अगर हम बात करें, क्योंकि सेंटर से क्या ग्रांट आ रही है, सेंटर से क्या मदद मिल रही है हमारे को जी, उसकी भी अगर ग्रांट्स को देखें तो उसमें भी हमारा जो है वो नीचे से सेकंड रैंक है। मतलब हमें इतनी वो नहीं मिलती है जितनी लगा लीजिए बिहार को मिल गई या अन्य स्टेट्स को मिल गई, पैकेजेस मिल गए, पीछे मिले थे तेलंगाना को मिल गए और मिल गए आंध्र को जी। तेलंगाना तो शायद इसमें नहीं है, आंध्र चंद्रबाबू नायडू जी ने सपोर्ट दी थी तो उसके बदले पैकेजेस मिले थे उस समय आपको, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, और जो आपकी मैंने बार बार इसको कहा कि हमारी नीति आयोग की, क्योंकि हमारे आंकड़े तो है नहीं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, मैं बार बार उसकी जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जो आई है, उसके अंदर हरियाणा को हर जगह के ऊपर डाउट में रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं उसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं कि उसकी जो हालत है, जो आप अन्य प्रदेशों से आप तुलना करते हैं कहीं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, मतलब चाहे आप तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, चाहे आपने उनसे ज्यादा आपने पर कैपिटा बता दिया, लेकिन वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। तो उन स्टेट्स की जो हालत है उसमें नीति आयोग उनको पॉजिटिव रखा हुआ है, मतलब बड़ी हाई रैंकिंग है। केवल हरियाणा के ऊपर उन्होंने इस चीजों के लिए एक मोस्ट स्ट्रेस कैटेगरी के अंदर कंक्लूड कर दीजिए। हाँ, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ इसको। तो ये जो अभी बोल रहे थे कि जब इनके सामने आएगा, चलो अच्छी बात है, प्रवक्ता पार्टी के, आपके पास सरकार के प्रवक्ता, आपके पास बजट पहले आ गया, तो बजट आ जाएगा, उसके बाद तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, असली आंकड़े तो फिगर्स तो उसी के अंदर रखी हुई हैं, तो उसके ऊपर तो कमेंट बाद में करेंगे। लेकिन एक मैं खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आपने 2047 का विकसित भारत का भी जिक्र हो रहा था, बार बार आप एक बात करते हैं, आप कभी ये क्यों नहीं देखते कि आप कहां स्टैंड करते हो आज? चाइना ने 30 स्टोरी होटल की बिल्डिंग को 15 दिन में बना दिया, ठीक। कितने टाइमलाइन उनके डैम है, कितनी जल्दी वो पूरे होते हैं, उनके रेल्स के जो नेटवर्क हैं, उनके सारे चाहे शिपिंग के हैं, हर प्रोजेक्ट टाइमलाइन से पहले कंप्लीट होता है। और आपका क्या काम है?
चलो एक बात करते हैं, 2022 में किसानों की आमदन दुगनी करनी थी, चलो वो नहीं हुई, आगे की डेट दे दी। इनके लिए 47 फिर 77 87 इनका तो कुछ नहीं पता ये कहाँ मतलब इनको अपने अंदर इतनी सुस्ती है, कोई टाइमलाइन नहीं रखते कोई प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कि अभी भी 47 की बात करें। कल किसने देखा है 47? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम ये टाइमलाइन करेंगे, हम जल्दी से जल्दी करेंगे? ठीक है, ये 33 ईयर प्लान कब देखा? सेंटर का प्लान साहब रखे हैं, उनको थोड़ा सा आप नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि आप ही जवाब दे सकते हैं। अब थोड़ा लंबा जवाब हो रहा है इसलिए मैं अपने सभी मेहमानों को गुजारिश करूं क्योंकि समय की कमी है, संक्षेप में हम बात करें क्योंकि कई पॉइंट्स हैं, कई विभाग है, डिपार्टमेंट्स, अलग अलग वर्ग है, किसान भी है। अलग से गगन साहब बिजली आपूर्ति के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनेगा, ये अनाउंस भी किया गया है और 7.12 लाख उपभोक्ता इससे जुड़ेंगे, ये भी एक अंदाजा लगाया गया है। क्या कहेंगे किसानों के लिए? अभी तो देखो क्या है, वही जैसा कि अभी पता ही कुछ नहीं, इनको खुद को नहीं पता क्योंकि जब तो कह रहे हैं हमारे पास नहीं, मैं बता रहा हूं ना, बजट तो ये 2047 की बात कर रहे हैं आज भी। बजट के अंदर आज जब बजट की भाषण शुरू करा तो वो विजन 47 से शुरू करा, जबकि किसान आज दिक्कत में है। खाद उसको कैसे मिल रही है, उसको क्या रेट कर दिया, कहते हैं जी हमने रेट कम कर दिया, जबकि उसका वजन भी कम कर दिया खाद के थैले का। तो हर तरीके से घुमाया फिराया जा रहा है। अभी ये बात कर रहे थे हमारे विजेंद्र भाई कि पंचायती राज के अंदर भी 400 करोड़ रुपए का पिछली बार बजट के अंदर प्रावधान दिया गया था जो कि रिपेयर का काम होना था, उसके अंदर से भी पैसे बच गए। अब ये बात कर रहे हैं, अभी मैं भाषण सुन रहा था तो बड़ी हैरानगी की आज एक बात निकल के आई, हो सकता है इनको कड़वी लगेगी। ये इन्होंने कहा कि 13,602 परिवारों को की वार्षिक आय 25,000 थी, लेकिन हमने लाडो योजना के तहत उनको 2100 रुपए देके उससे बाहर निकाल दिया। मतलब कि गजब का लॉजिक पिला रहे हैं, गजब। ठीक है, मतलब कि पता ही कुछ नहीं बोलना क्या है। मतलब कि अगर जो इस तरह से गरीबी रेखा से बाहर आते रहेंगे, फिर ये बात कर रहे हैं जी आज 3,94,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय होगी है, तो उसके अंदर ये 25,000 वालों को आप घटाओगे तो कहां से कहां डाटा पहुंचेगा। तो और मैं एक और कहना चाह रहा हूं, अभी इन्होंने एक और आज बात कही, बड़े अहम तरीके से कहा 2 बार उन्होंने कि हांसी को हम 23वें जिले को मॉडल जिला बनाएंगे। अरे भैया जो पहले आपके स्मार्ट सिटी बनने थे वो 5 साल करते, वो भी 2047 में पहुंच गए। आज का उसका भी पैसा आपको कम पड़ रहा है, वो भी नहीं बन पाए। एक पॉइंट रखते हैं, तो कुल मिला के हालात मतलब कि जो है सब धरातल पे कुछ नहीं है, हवाबाजी का बजट है। ठीक है सर, मैं बीच में माफ कीजिएगा ऐसे आपकी बात काटनी पड़ी क्योंकि समय कम है और पॉइंट ज्यादा मुझे रखने हैं ताकि दर्शक ज्यादा बातें समझ पाए। तो ऐसे में गुलिया साहब आपका जो सवाल है वो रख लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि बारी बारी में आपके पास आऊं, तो नेहरा साहब के पास भी काफी सवाल जी बोलिए संक्षेप में। जो ये सेपरेट आप कह रहे हो ना किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए चलो अलग से बनाएंगे, किसानों के लिए पहले से ही सेपरेट टैरिफ है, पहले से ही उनके फीडर अलग हैं, उनके अलग जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उनके अलग से सब्सिडाइज चार्जेस हैं। और जो सोलर की बात कर रहे थे वो ऑलरेडी पीएम कुसुम योजना के तहत जो है वो जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कई स्कीम्स ऐसी हैं, कई नहीं 90% स्कीम ऐसी हैं कि दोबारा कपड़े बदलकर उनको दोबारा उनको ना नया करके प्रस्तुत किया गया है। आप सेम वाइन इन ओल्ड बॉटल। ओके नारा साहब, डिफरेंट इसी सवाल के साथ जवाब जी। और वो एक गुलिया साहब का भी सवाल था, वो भी रख रहा हूं कि जब दुष्यंत साहब थे, डिपार्टमेंट के पास था तो फायदे में सब कुछ था, लेकिन उनकी बातें और उनकी नीतियां शायद समझ में नहीं आई, अब घाटे में सब कुछ चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है आपको? देखिए कमल जी, अगर दुष्यंत चौटाला जी अच्छा काम करते तो जनता उनको चुनाव में जिताने का काम करती। दुष्यंत चौटाला जी काम नहीं कर पाए इसलिए जनता ने उनको हराया नहीं, सबसे नीचे रखा, उनकी जमानत जब्त करने का काम किया और उनकी पार्टी की अधिकांश सीटों पर पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जमानत जब्त हुई है। तो मुझे लगता है इतनी बुरी हार के बाद तो उनको जनता ने खुद से सर्टिफिकेट दे दिया कि दुष्यंत चौटाला जी काम नहीं कर पाए थे। और जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि पिछली बार पंचायती राज विभाग को 400 करोड़ का बजट मिला था, यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी देश और हरियाणा प्रदेश से इसलिए खात्मे की ओर है कि इनके प्रवक्ता बिना तैयारी डिबेट में आते हैं। मैंने इनको बताया था कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को 23% उनका बजट बढ़ा करके 8,703 करोड़ रुपए करने का काम किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बजट को 6240 करोड़ रुपए किया गया है। आवास के लिए गरीब लोगों को हम मकान बना करके देंगे 2424। भाई नॉलेज की आपको कमी है, मुख्यमंत्री जी ने आवंटन करने का काम किया, जानकारी की आपको कमी है। नंबर पे बोलना, गृह विभाग को 8475 करोड़ रुपए देने का काम किया है। महिला और बाल विकास विभाग को 2263 करोड़ रुपए मिले हैं। कर्मचारी और पेंशन जो धारे हैं उनके आश्रितों की चिकित्सा पूर्ति के लिए
जो पहले 3500 मिलते थे उसको बढ़ाकर के 9000 रुपए किया गया है एक साल में ही। संकल्प पत्र के 217 वादों में से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने कमल जी 60 वादों को पूरी तरह से पूरा करने का काम किया है और 120 वादों पे काम चल रहा है। मेरे जो इनेलो के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी पूरी दुनिया में हम कहाँ हैं, तो मैं उनको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस साल 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पूरे दुनिया के अंदर भारत चौथा ऐसा देश था जिसका सबसे ज्यादा बजट है, रूस से भी ज्यादा बजट था हमारे देश का। और जिस तेजी के साथ में भारत ने तरक्की की है, जिस तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं पंजेटा साहब इस बीच में जो आपने पॉइंट रखा था, क्योंकि अब समय आ गया उस डिबेट को इस तरह से आगे बढ़ाएं। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में नायरा साहब एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं, पंजेटा साहब यहाँ पर बैठे बैठे कोई पॉइंट बीच में रखना चाहते हैं, पंजेटा साहब कह सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी की बातों को दोहराने के लिए नहीं है डिबेट। आपने कहा कि बजट पेश किया था, हम चौथे स्थान के ऊपर हैं, मगर आप ये बताइए कि हम पर कैपिटा के हिसाब से जो पर कैपिटा आय है, जो पर कैपिटा इनकम है, उसमें 140वें रैंक के ऊपर हैं। अगर आप कहते हैं कि हम स्विट्जरलैंड से ऊपर हैं, तो क्या स्विस फ्रैंक के मुकाबले रुपया कहाँ है? आपको पता है स्विस फ्रैंक कितने का है? गूगल करके देखिए, आपको पता है यूरोप के जितने देश हैं, आपने इंग्लैंड से हम ऊपर हैं, ठीक है। क्या आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है इंग्लैंड की? क्या है? पाउंड कितने का? 122 रुपए का पाउंड है। क्या हम यूएई से जो ये अरब देश हैं, कतर वगैरह हैं, उनकी करेंसी पता है आपको क्या है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं उनका क्या लिविंग स्टैंडर्ड, क्या पर कैपिटा इनकम, क्या कोई भी चीज आपने ये इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको और आईएमएफ ने आपको इन आंकड़ों की वजह से सी कैटेगरी दी है आपको, सी कैटेगरी दी है आपको। ये रिलायबल नहीं है आपके बजट पर दोबारा बढ़ते हैं सर, क्योंकि अब सेंटर का बजट आया था, इन्होंने सेंटर की बात ठीक है, उन्होंने पॉइंट रखा, आपने उस पर जवाब दिया। गगन जी एक बात रख रहे हैं, उसके बाद में नायरा साहब दोबारा आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास आना बार बार जरूरी है। वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि आप जो तैयारी है वो ठीक तैयारी आंकड़े आपके सही नहीं, तैयारी की मैं बात बता रहा हूँ। इन्होंने फिर सुना ही नहीं, क्योंकि इनका काम ही नहीं है सुनने का। हाँ, इन्होंने सुना ही नहीं। मैंने इनको ये कहा कि पंचायती राज विभाग का 400 करोड़ 5 करोड़ रुपया विकास फंड के लिए दिया गया था, अधूरे काम को पूरा करने के लिए, और वो अधूरे काम आपने सुना ही नहीं। ज्ञान की आपको कमी है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी इन्होंने कहा कि 474 करोड़ रुपए एआई के लिए दिए गए। अरे भैया, 474 करोड़ रुपए एआई के लिए दिए, पता नहीं आप कब काम करोगे। 672 पिछले 2 साल में स्कूल बंद हो गए सरकारी, उनके ऊपर आप क्या बोलोगे? उनके ऊपर बोलने के लिए आपके पास सही कुछ नहीं। आगे से आगे बातें कर रहे हैं। 2047 नहीं, 2027 की बात करो यहाँ बैठ के जनता के साथ। गुलिया साहब आपके सवाल का जवाब दे चुके हैं, क्योंकि आपका संपर्क टूट गया था हमसे। उन्होंने कहा कि अच्छे काम किए होते तो सप्ताह में आते, हम अच्छा काम कर रहे हैं। नायरा साहब कह रहे हैं, इतना छोटा जवाब था। और अब नायरा साहब अब जवाब दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल का। जी विजेंद्र जी, नायरा साहब मेरी बात आप पे पहुंच पा रही है? हेलो जी, सुन पा रहे हैं? मुझसे कर रहे हैं? जी नायरा साहब जी 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 अभी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता ने आपकी तरफ ही मोड़ दिया सवाल। जी, आप एक बार सवाल करिए। गगन जी, आपके आंकड़े थे और इन्होंने छोटा सा पॉइंट रखने हैं, उसके बाद दीजिए। आपने मेरे को कहा कि आप बिना तैयारी के बिना आंकड़ों के आते हो। आपने बजट बताया पूरा, मैंने आपको बताया अभी लास्ट के साल के अंदर जो आपकी पंचायती राज के विभाग को सुधारीकरण के लिए जो रिपेयर वर्क होने थे, उनके लिए 405 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई थी, वो भी नहीं खर्च कर पाए आप बात कर रहे हो 8,384 करोड़ रुपए की। उसके बाद आप बात कर रहे हो 474 करोड़ रुपए एआई के लिए। 672 स्कूल आपके बंद हो गए सरकारी। रख रहा हूं मेरे जरिए, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है। राजेंद्र जादव साहब ये कह रहे थे कि जो राजस्व घाटा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत घाटा हो रहा है, कर्ज लगातार लिया जा रहा है, इसके बारे में जो है दर्शक वो समझ पाए, इसको भी हम देख पा रहे हैं। सरकार इसकी तरफ गंभीर है या सब चंगा है? डी प्लान का 66। कमल जी देखिए, कमल जी देखिए, हरियाणा के अंदर जो राजस्व घाटा है वो सन 2000 से लेके 2004-5 तक वो लगभग 2-2.5% के आसपास का था, जो कांग्रेस के शासन काल में बढ़ करके 18 से 19% तक पहुंचा था।
आप भले ही चेक कर लीजिए। और आज वर्तमान समय में हमने उसकी सीमा से नीचे उसको लाने का काम किया, लगभग 6.5%। अरे भैया, भूतकाल भविष्यकाल में रहोगे या वर्तमान में भी आओगे? आज वो रह गया है नेहरा जी, कांग्रेस पार्टी को आपके बीच में नहीं, यह मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, बजट पे चर्चा हो रही है। भूतकाल और भविष्य काल के अलावा वर्तमान काल में भी जीना शुरू कर दो ना। मैं पहुंचा दूंगा आपको। क्या पहुंचा दोगे? गगन जी, मैं आपको बगल में पहुंचा दूंगा, बोलने नहीं दूंगा मैं आपको फिर। ना बोलने देना यार, लेकिन आप वर्तमान की बात करो ना। वर्तमान की बात ही नहीं करते आप। अरे वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ बैठे हो? निक्कर पहन के बैठे हो क्या? निक्कर तो आप लोग पहनते हो, हमारा काम नहीं है निक्कर पहनने का। निक्कर पहनने का काम आप लोगों का है। वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। निक्कर पहनना आप लोगों का काम है। गलत बात ना करो यहाँ पर बैठ के। हाँ, मुद्दे पे बात करो, यहाँ पर्सनल बात करने की जरूरत नहीं है। तैयारी में है। ये घर की पंचायती है तुम्हारे, आपके हुड्डा साहब, ये घर की पंचायती है तुम्हारे। यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा साहब का सवाल है, हरियाणा की जनता का बात हो रही है बजट की। गगन जी, आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को? भूतकाल भविष्य काल की बात नहीं, ठीक है। नेहरा साहब प्लीज, नेहरा साहब प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए सर, प्लीज। तो मैं इनके मुद्दे पर बोला था, मैं इनको बता, कोई नहीं सर, मैं समझा लूंगा, मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आप भी मुद्दे पर रहिए और बात कीजिए। हिसाब से बात कर रहा हूँ कमल जी। ठीक है, कमल जी देखिए, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बोलिए मैं सर, बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को हाँ। कि ये बताएं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब ये सरकार में आए थे तो 2% तक का राजस्व घाटा था। ये इनको शर्म आनी चाहिए, टुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये 15-16% क्या बातें कर रहे हैं? राजस्व घाटा कैसे कहां से पहुंच कहां गया लेके जा था? रहे हैं? ये जवाब दें। और आज हमने उसको 6.5% तक सीमित करने का काम किया है। अभी देता हूं ये जवाब है इसका। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार। अभी देता हूं और जवाब इसके इसका। साथ साथ सुनिए, आज ये मुझे जवाब दें कि इनके समय राजस्व घाटा 15%। अभी दे रहा हूं जवाब देते हैं आपको। आप खुद तो कहते हैं इन्होंने काम किया तो सत्ता में होते हैं, आज सत्ता में यहाँ पे तो आप जवाब देंगे ना। जवाब हम- इनका राज चला गया, आगे आएगा नहीं आएगा वो सब जनता बताएगी। मैं इसलिए, अरे तो अपने कम से कम अपना बताए तो सही। हमारी तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है जो वो 2014 तेज गति से से हरियाणा तो प्रदेश कंपैरिजन का आप विकास अपना कीजिए कीजिए। कमल जी। और इसीलिए जनता जनार्दन ने हमें चुना है। ठीक है। लगातार 3 बार इनको हराने का काम किया है और ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत देके हरियाणा के इतिहास में पहली बार, लगातार तीसरी बार अगर जिताया है जनता ने तो काम देख करके जिताया है। तो काम करो ना, बजट की बात है। काम करो ना। चुनाव में वोट नहीं लेने सर। टीम लगा के तो करो ना। आप लोगों के काम करते नहीं हो। आप गगन जी, ना आपको बताइए, वोट लेने हैं ना उनको वोट लेने हैं, अभी बहुत समय है। तो आज बजट की बात करते हुए गुलिया साहब के पास मैं नहीं चलूंगा, ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि पॉइंट नोट करके जवाब मुद्दे पर दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी के नेतृत्व में जी, नारायण तेज गति से हरियाणा का विकास कर रही है। ठीक है नारायण साहब, ठीक है नारायण साहब। गुलिया जी, अब आपका समय शुरू होता है सर, क्योंकि आप फोन इन पे जुड़े हैं तो हम आपको ध्यान से सुनेंगे। कमल जी, जी 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 नारायण साहब। एक गाना बना था, कंप्लीट करो कमल जी। एक गाना बना था बोलिए। बॉलीवुड में कांग्रेस के शासनकाल में अच्छा। कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाया जात है। इतनी महंगाई थी इनके समय कि बॉलीवुड को गाना बनाना पड़ गया। अभी बताता हूँ महंगाई कितनी थी और आज क्या है। लाइन कहना चाहूंगा। ठीक है, कि ठीक है, मैं इनका जवाब लेता हूँ। गगन जी का जवाब लेता हूँ। गुलिया साहब के पास मैं दोबारा जाऊंगा, संपर्क टूट गया। नहीं, और कमाल ये है कि अब इनको चुप करा लो, मैं जवाब दूं। अगर मुद्दे पर बात, गगन जी मुद्दे पर बात की। नहीं, ये जो क्या से क्या बोले जा रहे हैं, गाने सुना रहे हैं बॉलीवुड के, जवाब दे दीजिए। तो बॉलीवुड के बता रहा हूँ ना। ये जब नंगे होके इनके जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, जब वो समृति ईरानी सिलेंडर लेके सर पे घूम रही थी, उस टाइम पे सिलेंडर का क्या रेट था, आज की रेट में क्या रेट है? क्या बात कर रहे हैं? जब हरियाणा हमने को सौंपा था, हरियाणा के ऊपर कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा है? आज इन्होंने हरियाणा की हालत कहां पहुंचा दी। बजट बात कर रहे हैं, बजट हमने कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 4 लाख करोड़ रुपया कर्जा है, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की इनकम है, आमदनी चुन्नी, खर्चा रुपया, बात कर रहे हैं फालतू की, ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये सोच रहे हैं ज्ञान बांट, नहीं, ये हरियाणा के अंदर ये जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ नहीं है। ये वाहियात बातें करने से नहीं चलेगा काम। इस तरह से नहीं करना, मुझे मुद्दों पर बात करके दर्शकों को जानकारी देनी है, इसका कोई फायदा नहीं। राजेंद्र जी, ठीक है नारायण साहब, अब वरिष्ठ पत्रकार एक और कहना चाहूंगा मैं। इन्होंने अभी आपके चैनल पे कहा, क्या इन्होंने प्रवृत्ति बना ली है क्या बीजेपी में? इनको किसी ने लाइसेंस दे दिया है? इन्होंने क्या कहा मेरे को, गगन में पहुंचा दूंगा। ये जान से मरने की धमकी दे रहे हैं मेरे को। ये मेरे को चैनल पे बैठ के जान से मरने की धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, जान से मारोगे क्या? इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो तुम्हारा अभी कि तुम मेरे को यहाँ पर बैठ के गगन पहुंचा दोगे। औकात में रह के बात करनी शुरू कर दो। देश का सोना इतना बड़ा कदम हुआ पिछले दिसंबर में, आप लोगों ने इतना बड़ा कदम हुआ आपका।
कि आप मेरे को कसम पे पहुंचा दोगे, जान से मारने की धमकी देते हैं बैठ के, घर की सरकार बना रखी है, मजाक समझ रखी है। 26/11 के अंदर आप बहुत सारे देखे अपने ऐसे धमकी देने वाले, ये धमकी देने नहीं चलेगा काम। ऐसे ऐसे हमने बता रहे भैया, ऐसे ऐसे बताए बदमाश देख लिए हमने। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है और दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से देश की सबसे बड़ी पार्टी। ऐसे बड़े बदमाश देखे हमने, उनके प्रवक्ता सुबह शाम धमकी आती है टीवी चैनल पर आकर दर्शकों के घर में, उनके दुकान में अगर इस तरह की बातें जाएंगी तो अच्छी बात है। अरे भैया धमकी किसी और को देना जाके, ये धमकी की दुकान यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ धमकी की दुकान नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी तक का मन नहीं। क्या मतलब है, ये कह रहे आपके सामने कह रहे चैनल में, इंटरेस्ट नहीं है सर इस तरह की बात जान से। अरे भैया छोड़, इन चक्र बना रही हो, हमने नकली की। अरे छोड़ यार, हमने बता रहे थे क्या से धमकी देने वाले, गुस्सा को थोड़ा सा बता रहे थे क्या से धमकी देने वाले। गगन साहब कोई व्यक्तिगत यहाँ पर दुश्मनी तो है नहीं किसी की। नहीं फिर आप उनको कहो ना, वो भी तो गलत बोल रहे हैं ना। नेहरा साहब ये तो तरीका है, दूर बैठे हैं और सभी का सम्मान हम करते हैं, आप भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मतलब इन्होंने एक तरीका बना लिया, नहीं है कि हम चार लोग ही डिबेट कर रहे हैं, ये हर घर में लाइव उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। जादव साहब इस बजट पर थोड़ा सा प्रकाश इस तरह से डालिए ताकि मुद्दे पर बात आए। नहीं, देख ऐसा है कि देखो कि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट घटने की भी बात कर रहे हैं कि उनका रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा ये इस पर आ गया, ये करीब जो है 26-27 में 0.87%। ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है 16-17 में बहुत पीक पर था, 2.83% था परसेंटेज में। और इधर आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कंट्रोल में है और काफी घट रहा है, लेकिन फिर कर्ज क्यों बढ़ रहा है? कर्ज बढ़ रहा है, अभी 26-27 में कर्ज आ गया 3,91,435 करोड़। ये जो है ऑफिशियली इस बजट प्रस्ताव में ही है। तो ये कर्ज आपका बढ़ रहा है, पिछली बार से बढ़ गया, क्योंकि पिछली बार था आपका 3,91,000 रहकर हम कर्ज लेते हैं, उस लिमिट में रहकर ही हम काम करते हैं। नहीं, वो लिमिट तो है, लेकिन कोई बढ़ तो रही है, उससे देनदारियां बढ़ती ना आपकी, उससे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रभावित होता है, क्योंकि आप शब्दों में से ब्याज की किस्त चुकाते हैं, फिर उसका ब्याज चुकाते हैं, तो उधर भी तो चला जाता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंसेज में आ जाता है, वो राजस्व खर्च में ही आ जाता है। कोई दूसरे खर्चे जो है आपके अदर्स में, जो संपत्ति निर्माण पर नहीं होता ना खर्च, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो राजस्व खर्च है। तो वो इनका एक तरफ तो ये कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 0.87% पर आ गया और कंट्रोल में बहुत कम हो गया, और एक तरफ आपका कर्ज भी बढ़ रहा है। वो आप कह रहे हैं कि हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, मतलब कुल जो आमदनी है वो भी ठीक हो रही है खर्च के मुकाबले में, वो जो अंतर घट रहा है, तो फिर आपका कर्ज क्यों बढ़ रहा है? इसका भी तो सवाल जवाब ले लेता। नेहरा साहब कर्ज क्यों बढ़ रहा है, इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है या फिर सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी ठीक है, आप थोड़ा सपोर्ट करते हैं लोगों को, उसका ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इंपैक्ट होकर उन्हीं पर बोझ बढ़ जाएगा जिनको आप आज मदद कर रहे हैं? देखिए कमल जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल का लगभग 80,000 करोड़ रुपए एक और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का जो उदय योजना के माध्यम से बिजली निगमों के ऊपर जो कर्जा था वो हमारी सरकार ने चुकाने का काम किया। तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये कांग्रेस पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी। आज जो कर्जा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने लिया है कांग्रेस के शासनकाल के अंदर, वो कर्जा लेकर के घी पेनी वाली बात थी, वो भ्रष्टाचार उस समय होता था, पैसे का दुरुपयोग होता था। आज हमने सही मायने में विकास में उस पैसे को लगाने का काम किया है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के ऊपर हमने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज कितना सर आपका आंकड़ा क्या कहता है, कितना कर्ज है हरियाणा पर आज? आपका आंकड़ा क्या कहता है साहब, कितना कर्ज है हरियाणा में आज? देखिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का आसपास आज कर्जा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है और 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ही छोड़ के गए थे, लेकिन इस कर्जे 60,000 करोड़ रुपया कर्जा था। एक तो इनको कहो डाटा ठीक करेंगे अपना, 60,000 करोड़ रुपया कर्जा था। कर्जा लेने के लिए जो एक लिमिट और दायरा होता है हम उसके अंदर रह करके काम करते हैं। और विकास और डेवलपमेंट के कामों के लिए चाहे वो भारत की सरकार है, बात कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा बीच में आपकी बात काट रहा मैं अपना पॉइंट रखना चाहूंगा इस कर्जे के ऊपर। जेठा साहब का लगभग 53 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार को लेना है। जब से हरियाणा बनाओ तब से लेके अब तक 60,000 करोड़ रुपए कर्जा था। जितना तेजी से काम हमने किया, देखिए मैं कमल जी एक उदाहरण दे देता हूं आपको। देश की आजादी से लेकर 2014 तक लगभग 50,000 किलोमीटर के हाईवे बने थे। और 2014 से लेकर के आज 2026 तक अगर मैं बात करूं 12 साल में,
तो लगभग 98,000 किलोमीटर के हाईवे बने हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। 4 गुना हमने काम किया है। ठीक है, मैं सेंटर पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर बघेटा साहब वहां का आंकड़ा रख देंगे हम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। देखिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो हमारी है भैया। नहीं, ठीक है, हरियाणा के बजट के ऊपर बात हो रही है, हरियाणा बजट की बात हो रही है। समस्या तो यही है इनके साथ, अच्छी बात है सर आपकी। मैं भारतीय जनता पार्टी इनके साथ समस्या तो यही है ना। हमारी सरकार बात करो कहीं की जाते कहीं है। जब आपकी सरकार रही उसकी बता रहा हूँ भैया कि देश की आजादी से लेकर 60 साल तक भैया जब से हरियाणा बना था ना, जब से हरियाणा बना था तब से लेके हुड्डा साहब की कांग्रेस की जब तक सरकार थी तब तक 60,000 करोड़ रुपए खर्चा था। लेने का काम किया है। आपके समय किसान आत्महत्या करता था, उसको एमएसपी नहीं मिलती ठीक है नायरा थी। साहब। शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, मैं कंप्लीट करूं कमल जी। जी, शांता जल्दी, कुमार प्लीज। कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के शासनकाल के अंदर देश जी। में मात्र 6% किसान को एमएसपी मिलती थी और इनके शासनकाल में 4 लाख से ज्यादा किसानों ने ठीक है। आत्महत्या की थी। ठीक है। हमने उस व्यवस्था को सुधारने का काम किया, क्योंकि- खुद स्वामीनाथन जी ने हमारी ट्वीट करके तारीफ कर चुके हैं। ठीक है नायरा साहब। सिफारिश योजनाओं को लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नायरा साहब, मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। मैं चाहता हूं इसमें सभी डिस्कस किए जाएं मुद्दे। इससे आगे बढ़ेंगे। बजेटा साहब, आप अभी आपने बजट भाषण भी देखा, पढ़ा भी है, अब आगे क्या हरियाणा को मिलेगा आने वाले वक्त में? देखिए, हरियाणा को क्या मिलेगा वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा को जो सेंटर से मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है, कोई डेवोल्यूशन और ग्रांट्स हैं जो रेवेन्यू की, वो हरियाणा को सबसे कम बॉटम स्टेट्स में है, वो सबसे कम मिलती है जी। दूसरा, जनता को क्या मिला ये प्रश्न नहीं है, जनता की जेब से और कितना और निकलेगा ये प्रश्न है। सरकार जनता को कुछ नहीं देती है, जनता जो टैक्स भरती है उससे जो है वो सरकार चलती है, जनता ही देती है। जनता की और कितनी जेब कटेगी वो अभी और आंकड़े आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी बातों बातों में इन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, चाहे इन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कही कि कर्ज तब बढ़ता है जब भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो आपके समय में सेंटर से शुरुआत करते हैं, अब तक जितने प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग वाजपेयी जी, पूरे देश पे 50-55 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज था। जब से आपके पिछले जो मोदी जी आए हैं, जो आपका टर्म है ये पिछले 11.5-12 साल का, उसमें देश के ऊपर जो है वो लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। तो आपने अभी भ्रष्टाचार वाली जो स्टेटमेंट दी कर्ज के साथ, कर्ज तब बढ़ता है जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो आप पहले उसको जस्टिफाई करिए। और हरियाणा के ऊपर भी अगर मान लें कि आप 80,000 करोड़ और जो भी आप जो डिस्कॉम का था, जो वो तो उदय स्कीम के तहत आप बात कर रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आपने बिजली के दाम कितने बढ़ा दिए लोगों के। जी। जब से आपके स्मार्ट मीटर बढ़े हैं, हर परिवार का जो है 3-4-5 गुना जो है वो बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है। आप जनता को निचोड़ रहे हैं। फिर आपने अभी यहाँ पर 1-2 बातें और कही जिसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपने अभी ये कहा कि जो हम पानी दे रहे हैं, हम स्वच्छ पेयजल की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही पलवल के अंदर आपके पास का ही है, वहां कितने लोगों की अभी मौत हो गई, 20 से ऊपर। एक ही जगह में क्या चीज आ रही थी वहां पे, ऐसी हवा दूषित थी, पानी दूषित था। और पानी के लिए, केवल पानी के लिए आपने, अभी मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, 5,700 करोड़ आपको केवल जल संरक्षण के लिए आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, उसके लिए भी मूलभूत सुविधाओं के लिए। जी। स्वच्छ हवा के लिए आपने 2,750 करोड़ का अतिरिक्त लोन लिया है जी, वो भी आपकी जो है उसकी ये मूलभूत सुविधाओं में आती है। ठीक है। और जहां तक सड़कों की आप बात कर रहे थे, सड़कों का टोल टैक्स किसी से नहीं छुपा है कि आप टोल टैक्स कितना करते हैं। गडकरी जी हर बारी जो है ये इस बात के लिए बोलते हैं कि जितना बजट मुझे चाहिए मुझे नहीं मिलता, और उसके लिए मेरे को फिर टोल लगाने पड़ते हैं, टोल बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये बातें आप जनता से छुपी नहीं है। ठीक है। जनता को गुमराह ना कीजिए। जनता से आप क्या और लेंगे, जनता को देंगे नहीं, जनता से और आप क्या लेंगे। और लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज किसी भी इकोनॉमी के लिए जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए जब आप पूछते हैं सोर्स क्या है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप केवल नीति आयोग की जो 2025 की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है जी, उसकी रिपोर्ट पढ़िए। उसमें हरियाणा मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा है उन्होंने आपको। ठीक है नायरा साहब, इस पर जवाब देंगे आप, सरकारी रिपोर्ट और है। संक्षेप में दीजिएगा, फिर अंतिम प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी क्योंकि समय ज्यादा निकल चुका है, जबकि कुछ पॉइंट्स अभी भी अधूरे हैं। जी नायरा साहब, उसके बाद गगन जी के पास आऊंगा। देखिए सबसे पहले तो अभी जिस तरह से जो रजत जी बात कर रहे थे, टोल टैक्स की उन्होंने बात की,
इनको शायद जानकारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा कमल जी कि सारी जानकारी नहीं है और तो किसी को इस नहीं। तरह से राजमार्ग यात्रा के नाम से जो स्कीम लागू की है उसमें 3,000 रुपए में जो 200 टोल के मिलती है सुविधा, उसमें लगभग 10 रुपए का एक टोल पड़ता है। 15 तो टोल के लिए इतनी बढ़िया योजना हमारी सरकार लेके आई है, माननीय गडकरी जी लेके आए और मैं खुद भी उसको इस्तेमाल करता ठीक है। हूँ। और 3,000 रुपए में 200 टोल मिलते हैं, तो लगभग 10 रुपए के टोल पड़ता है। 5 सीटर के लिए बहुत कर ही दिया, सुविधा हमने जिन्होंने लोगों को पैसे भी दिए थे लगभग- उनका भी रह गया। 5 सीटर के लिए कर दिया आपने, वो 7 सीटर जो गाड़ियां हैं उनको खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए कमल जी, अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था ठीक है, मैं। नारा साहब, देखिए बाकी लगभग सवाल आप पे जवाब मान के दीजिएगा चलिए हरियाणा 10,000 बजट का। एक आम नागरिक का लगभग 10,000 रुपए का जो खर्चा है वो साल ठीक का है सर, बचता है। ठीक है सर। और देखिए बिजली की इन्होंने बात की, मैं बताना चाहता हूँ डंके की चोट पे कमल जी। जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के पूरे देश के अंदर हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है जो अपने किसान को 12 के किसान को 40 पैसे प्रति यूनिट देश में सबसे सस्ती बिजली अगर देता है तो वो हरियाणा देता है डंके की चोट पे। 10 मैं पैसे कहता हूं। करके गए थे तो चौधरी देश के जोगीलाल। अंदर हरियाणा एक 10 ऐसा पैसे से राज्य भी है, कम। भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं आपको बता रहा हूँ, ये चौधरी नहीं, ये भी जरूर आप कुछ ही बोलते रहो। देश के अंदर मैं डंके की ये चोट शुरू पे कह से रहा है। हूँ। ये भी आंकड़े देते रहो। के ये हिसाब शुरू से से है। कमल जी आप मेरी बात को ऑथेंटिकेट नहीं, करिए, नहीं, आप आप बोलिए, चेक कर बोलिए। लीजिए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से तो 12 के किसान को पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली है हरियाणा की भाजपा सरकार। चौटाला साहब भी रहे जब तक देश 10 के अंदर पैसे हरियाणा था। की अकेली ऐसी सरकार है जो अपने 6200 गांवों में से लगभग 6125 गांवों को आज 24 घंटे जो बिजली देती है वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार है जो 24 घंटे देती बिजली, है। क्या बात ये है, आप झूठ देखिए सरेआम हरियाणा झूठ। प्रदेश के अंदर हमने जो काम किया है पूरे देश के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया। और देखिए हमारे काम पे मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। इसीलिए ये देश अंत में में तीसरी समझा। बार, हरियाणा में तीसरी बार नहीं, नेहरा साहब, हमारी सरकार कभी बनी। निगमों में देखिए, 200 करोड़ का आपको पता है। घोटाला, कभी 55 करोड़ का घोटाला, ये तो आपके साथ साथ है। देखिए ये आपको तो- पता है, ये तो कमल जी, एक मिनट कमल नेहरा जी, देखिए, नेहरा जी, जिनके एक बात सुनो, शासनकाल एक बात के सुनो। अंदर- देखिए, आपको रजत जी, पता है, मेरी बात सुनिए। जो निगम का 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद वाला था, कमल जी आपको उसमें पता है- रिश्वत के नहीं, अंदर नहीं, स्कॉडा नहीं, सुपर नहीं, गाड़ी मांगी गई। इनके शासनकाल के थाईलैंड के ट्रिप मांगे गए, थाईलैंड के ट्रिप, क्या थाईलैंड में करने जाना था आपके जो कर्मचारी हैं उन्होंने, आपके कर्मचारियों ने इनोवा गाड़ी मांगी, शासनकाल को गुंडा राज आपने इनोवा गाड़ी मांगी। ये कंपनियों के सामने गड्ढे अरे हमारे तो फिर भी खजाने भरे छोड़ के गए थे भैया, हमारे तो फिर भी खजाने भरे थे। आप मुझे बताइए इनेलो पार्टी को 15 साल से सत्ता से बाहर जाने मुझे- क्यों मुझे होगा? जब जनता क्यों नकार देती है? ट्रैक पर जाना इस डिबेट से तो राजेंद्र जी आपके पास जाना कमल जी पड़ता 90 साल से आपका आज लगभग क्योंकि पूरा ये काम किया ही है और 88 सीटों पे इनकी जवाब क्योंकि ये इनकी गाड़ी 1 मिनट में ट्रैक से उतर जाती है। स्टेडियम में घोटाला, कमल जी, निगमों में आप देखिए, घोटाला, ठीक है, सीवेज 90 का, लाइटों का सीटों में से घोटाला, लगभग वाउचर 88 काट सीटों पे दिए। जिस पार्टी की जमानत जब्त हो 1500 करोड़ का निवेश जी के अरे भैया ये घमंड तुम्हें लेके बैठे हैं एक दिन। श्रम विभाग में जिस घोटाला हो गया पार्टी के 1500 सबसे करोड़ का बड़े नेता अमित इनेलो की चौटाला सरकार अपनी है। जमानत जब्त करने आपके में मंत्री क्यों? वहां आज वो खुद इंक्वायरी करा रहे हैं। आज मुझे बताइए कमल नबील जी जी क्या कह रहे हैं अमित आपको? चौटाला की जमानत जब्त आपने- नहीं हुई क्या? आपने अपने क्या मंत्री अमित नबील चौटाला जी का चुनाव नहीं बयान हारे क्या? सुना क्या नहीं आज सुना? 90 सीटों ये नहीं सुनने गए। सीटों क्या के पुलिस और ऊपर बोर्ड इनेलो की पुलिस लगभग विभाग जमानत में जब्त करप्शन होगी। बोल रहे हैं ये वो। किस बात के लिए वो बात करते एजुकेशन हैं? विभाग जनता में ने इसको करप्शन नकारने बोल का रहे काम हैं। किया, वो PWD खुलेआम में करप्शन गुंडागर्दी बोल रहे करते हैं। थे, निशानत बजट का पर आते हैं दोबारा ना। ये कंपनियों के सामने नेहरा गड्ढे साहब, आप खुदवाने भी का तो काम जाएंगे करते तो वो थे। भी जाएंगे। अगर आप बजट से भटक कौन रहा है? बजट से हम भटकेंगे, मैं अपने आप को रिश्वत इन्वॉल्व कर में रहा हूं। स्कॉडा सुपर तो हम गाड़ी सब मांगी है। भटक कमल जी अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हाँ, हूँ। इनोवा गाड़ी रिश्वत में मांगी है। बजट की बात रखो, बजट की। गुंडागर्दी का कहा जाता मांगी है, नहीं है, दी गई है। गुंडागर्दी करते थे, भ्रष्टाचार थाईलैंड के करते थे, ट्रिप जा रहे हैं लोगों को मोदी दिए। जी, सर, गुंडागर्दी जनता ने इनको भगा ये दिया। विषय नहीं है हमारा। जनता ने इनको लगा ठीक दिया। है, ये विषय बड़े हाई हैं, कैपिटल मैं बना रहा है हरियाणा। आज का विषय नहीं है। रोज डिबेट मर्डर हो रही है, रोज धाए धाए गोलियां चल रही है, रोज धाए धाए गोलियां चल रही है हरियाणा की। आपको पता है हरियाणा में कितने मर्डर हो रहे हैं? हर दिन अखबार के अंदर मर्डर है, हर दिन अखबार में मर्डर। जैसे बिहार के अंदर जंगल राज था, ऐसे बिहार से बुरा हाल है भैया। नारा साहब, आप चाहते हैं तो चर्चा शुरू कर इसलिए दीजिए। जनता आपको नारा साहब, आप नहीं बिहार चाहते। से बुरा हाल है। आज बजट का दिन है, जनता आज इसलिए हरियाणा का आपको बजट पेश हुआ है। कमल जी इनकी प्रवृत्ति है बीजेपी वालों की। भ्रष्टाचार में ये पता क्या है? इनको एक तो चुप कराओ। संपत्ति के नहीं, मामले मैं में चुप जेल में कराऊंगा। रह- ये क्या है आज की डेट में? नारा साहब, सुन लीजिए, नौकरी बजट बांटते पर एक हो, तरह से अंतिम वो कैसे प्रतिक्रिया, मैं बात फ्री करते फॉर्म में जाऊंगा। इसके बाद इस बजट की डिबेट को मैं फ्री फॉर्म में भी ले जाऊंगा। मेरा तरीका है कि मैं 2-3 मिनट फ्री फॉर्म में जाऊं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभी मैं कमल जी हो क्या रहा है? बजट पे प्लीज। हो क्या रहा है? इस सरकार ने एक प्रवृत्ति बना ली है कि अपना कुछ करना नहीं,
और दूसरों के उसके ऊपर पर्दा डाल के अपना मुंह छुपाने वाला काम है। आज सारे देश को पता है कि हरियाणा के हालात कहां पर है। अभी मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने भी बोला, राजेंद्र जनोजी ने भी बोला, नीति आयोग ये कहते हैं कहां से डाटा लाते हो? डाटा देख रहा भैया, आंखें फाड़ के देखो आप, क्योंकि आप अपने सच्चाई देखना नहीं चाहते। आप जनता को दिखाते कुछ और है, जबकि सच्चाई कुछ और है। नीति आयोग की जो ऐसा यार बीच में बोल रहे, एक बच्चे बोलो बीच में नहीं बोलना, ऐसे अच्छा चाहिए आगे बढ़ के आपको देखना चाहिए। मैंने कहा भैया पर्सनल जाओगे, पर्सनल ये पर्सनल जाएगा क्या दोबारा? पेट में तब्दील हो रही है, मान लिया मैंने। चश्मा मेरे को चश्मा भी लगा है, तेरे को दिक्कत है क्या इस बात से? ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? ज्यादा खून गर्म हो रहा है क्या? ज्यादा खून गर्म हो रहा है क्या? आराम से पर्सनल, मैंने पहले कहा पर्सनल मत जा भैया, आराम से बैठ जा, फाड़ के देख रहा हूं मैं। हाँ देख ले, आगे फाड़ के देखो, फालतू बकवास करने चाहिए बैठ के, सुनने की हिम्मत रखो। दूसरा देखे 14वें रैंक पे आज की डेट में, और ये कर्जा इतना बढ़ा दिया। अब ये कर्जे की बात कर रहे थे कि कोई तैयारी है डिबेट की? रट के आया सर, बिना की तैयारी है वो जनता सुन लेगी, वो उनको हमारी तैयारी जो है, आपने गलत पॉइंट है तो आप उसको नोट करके उस पर जवाब दीजिएगा। अभी ये बात कर रहे थे, हरियाणा को इन्होंने कर्जदार बना के छोड़ के गए। मैं बताना चाह रहा हूं, जनता भी सुन रही है, आप भी सुन रहे हो, कि जब से हरियाणा बना था उसमें कई सारी सरकारी आई, कई सारे मुख्यमंत्री रहे, उसमें चौधरी देवीलाल भी रहे, चौटाला साहब भी रहे, बंसीलाल भी रहे, भजनलाल जी भी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे। उन सब ने, जिनको ये कहते हैं घोटालों की सरकार, हरियाणा को लूट के खा गए, उन्होंने इतने सालों में हरियाणा का कर्ज सिर्फ और सिर्फ 60,000 करोड़ तक पहुंचा। इन्होंने क्या करा? उसको आज सिर्फ 11 साल में वो 4.25 लाख करोड़ में ले गए। अपने आप कह रहे हैं कर्जा वहां बढ़ता है, जहां पर भ्रष्टाचार होता है। और इसके अलावा आज ये गुमराह, आज ये जो बजट की बात कर रहे हैं, इस बजट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई आंकड़े नहीं पेश करेंगे। लंबा चौड़ा भाषण देके मुख्यमंत्री जी चुनावी मोड में आके सर पे पगड़ी बांध के पंजाब को देखते हुए आज अपना भाषण देके चले गए। दलाली करके गए थे, ये है ना मुद्दा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार मुद्दा क्या आज नहीं तो आज बजट हरियाणा का है, क्या दिया उन्होंने बजट के अंदर? क्या दिया बजट के ऊपर? 3 बार से लगातार क्यों चुनाव हार रहे हैं मुझे बताइए। अंतिम रिएक्शन 3 बार से बहुत सम्मानित आपने भ्रष्टाचार किया, चुनाव हरा रही है ना, उनका रिएक्शन इसलिए चुनाव हरा रही है ना। सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ। नहीं देखिए, अच्छा है, जनता हरा रही है इनको, जनता चुनाव क्यों हरा रही है इनको? इनकी जमानत क्यों जब्त होगी? साहब इसके बाद मैंने कहा आपको फ्री फॉल में ले जाऊंगा 3 मिनट। 1% वोट का फर्क है, पूरे के अंदर सिर्फ 1% वोट का फर्क है हरियाणा के अंदर, और वो 1% क्या आपने सारी चोरी की सरकार है, जनता ने साबित कर दिया। जनता घमंड नहीं चलता कभी किसी का। नारा साहब एक फाइनल रिमार्क्स है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, वो निष्पक्ष तरीके से दे रहे। थोड़े दिन की कहानी है, सारे पर्दे पटेंगे तुम्हारे। पिछले बजट में ही गुड़गांव और पंचकुला में एआई मिशन की स्थापना की बात हो गई थी, लेकिन अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ। कारण कि अभी तो जो 474 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है उसको विश्व बैंक से मंजूरी मिलना बाकी है, तो अभी तो इतना काम बाकी है, अब पता नहीं वो मंजूरी कब मिलेगी। दूसरा, वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट भी लेकर आए, उसमें भी विश्व बैंक की मदद से 5,715 करोड़ की जो मदद मिलेगी उससे ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो इसकी मंजूरी में टाइम लगेगा। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को जरूर मंजूरी मिल गई है, उसमें जो है 2,716 करोड़ रुपए का निवेश होगा हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट में, उसमें 44 करोड़ रुपए तो अनुदान है। अच्छा राजेंद्र जी, 2047 का जो विजन लेकर सरकार चल रही है, आपको लगता है कि जिस तरह का बजट है उसमें कोई ऐसा दिखाई दे रहा है विजन की हाँ वाकई में उस तरह से चले तो वो अचीव हो सकता है टारगेट? नहीं, वो सब तो है उसमें कि विजन के हिसाब से, क्योंकि रोजगार के कई अवसर पैदा किए जा रहे हैं जी, और जो आधी आबादी है महिलाओं की उनको कई नए रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा रहे हैं। जैसे पिंक कैब योजना है, तो महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, उनको सस्ती जो है सहायता भी दी जाएगी, अनुदानित सहायता कैब खरीदने के लिए। तो वो इस तरह के और भी कई चीजें हैं, जैसे हैप्पी कार्ड है जो अंतिम एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी है, ये सब कुछ है, सामाजिक पेंशन और इंडस्ट्री को भी प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे वो आई है मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योर स्कीम, उसमें अंत्योदय श्रेणी के जो है बीपीएल से भी नीचे आते हैं उन वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो वो उनको भी फिर जो है रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इस तरह के कुछ तो है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की
जो सपना है जी। उसको लागू करने का, पूरा करने का, उसमें रंग भरने की इच्छा शक्ति भी चाहिए। ठीक है। तो उतना ही स्पीड अप होना चाहिए उसको। ठीक है, अच्छा ये सजेशन है और अच्छी बात भी है। जो कहा गया कम से कम वो भी ग्राउंड पर आ जाए तो वो भी बहुत है। जैसे कि गगन जी कह रहे थे कि आप जितना बजट दे रहे हैं उसको भी पूरा खर्च पा रहे नहीं कर पा रहे, वो भी एक बड़ा सवाल। अब सर मेरे पास 2 मिनट है, क्योंकि मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा तो शायद 10 मिनट गुजर जाए। अब फ्री फॉल का मतलब ये है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, शोर ना करके मुद्दों पर रखे। पंडिता जी अब आपकी बारी है। देखिए, मैं तो अंतिम रिमार्क्स भी दे दीजिएगा, फिर भी प्लीज। सारी बात जो है बजट से ही केंद्रित रखूंगा, जी, क्योंकि प्लीज। जब सेंटर ने आपकी एक तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी इस साल जो बजट आया उस पे कम करने का काम किया सेंटर ने। जी। हरियाणा ने भी जो है डीएपी समय पे ना देकर लगभग 700-800 करोड़ रुपए, 716 या 800 करोड़ रुपए के आसपास बचाने का काम किया। जी। और अगर आप देखें तो जिसमें हमारा मुफ्त राशन जिसमें दिया जाता है, एक तरफ उसको भी करेंगे, उसकी सब्सिडी भी कम की है इन्होंने। पेट्रोलियम है उसके ऊपर भी सब्सिडी कम की है। मैंने ये राशन वाली बात इसलिए करी जी। कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी पर कैपिटा बढ़ रही है, तो 2 करोड़ 11 लाख और उसमें 4.25 लाख के आसपास मुख्यमंत्री जी जैसे ही नायब सैनी जी बने थे, मुझे अभी भी याद है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद दिसंबर का महीना था, दिसंबर के महीने में 4.25 लाख और ऐड कर दिए। मतलब लगभग आपके 2 करोड़ 15 लाख यानी 70 से 80% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये जो आपका पर कैपिटा की जो पोल है, ये धज्जियां इसी से उड़ जाती हैं कि जब और मैं खत्म कर रहा हूं एक बात और आपने हरियाणा का इतना किया, हमारा भी प्रदेश है, हमारी भी जेब सबसे टैक्स जाता है, डायरेक्ट भी जाता है, इनडायरेक्ट भी जाता है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, क्या हरियाणा की कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में टॉप 10 स्टेट्स में भी है क्या? नहीं। बस इतना मेरा सवाल है। 10 राज्यों में जो देश के जितने भी राज्य देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अंतिम रिएक्शन के साथ उसमें हरियाणा दीजिएगा टॉप 10 स्टेट्स में है। अगर इतने आपके जो इतने आंकड़े, अगर आप इतनी वाहवाही कर रहे हैं जो है, तो क्या बताइए मेरे को। अंतिम रिएक्शन के साथ नेहरा जी इस चर्चा को उसके बाद यहीं पर विराम दूंगा। अब बताइए संक्षेप में। देखिए कमल जी, इनेलो के जो साथी ने बात की, इनके नेता तो बिजली के मीटर को उखाड़ के फेंकने की बात करते सर, उस हैं। बात को ये तो व्यवस्थाओं में बात नहीं करते, ना व्यवस्था बनाने के ऊपर विश्वास करते हैं। इनका तो जो कल्चर है वो पूरी तरह से हमारा कल्चर एग्रीकल्चर। और देखिए हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चर है, वो आपका किसानों को डंडे मार के एग्रीकल्चर है तुम्हारा। आपका जेल का किसानों को लठ मारते हो, किसान शहीद हो गए। किसानों को लठ मारते हो, आतंकवादियों को बताते हो, एग्रीकल्चर बता रहे लेके आए हो, आप रेड्डी लेके आए हो जेल में रह गए, किसानों को मारने के लिए। आपके सारे नेता जेल में, आतंकवादी बताते हो किसानों को। आप रेड्डी लेके आए हो, आपने पहले 750 किसान मारे, 3 काले कानून आप लेकर आए, बिल्कुल गलत। 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, 31 किसान, एनसीआरबी का डेटा है, 31 किसान आपके राज्य के अंदर कर रहे हैं, आपके राज्य के अंदर सुसाइड कर रहे हैं 31 किसान। वो जेल में रह के आए। और आप लोग देखिए, ये कंडेला कांड की बात करते, कंडेला कांड में जो किसानों पे गोली चलवाने वाले लोग किसानों की बात करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है सुनने में। कमल जी, आप नेहरू पे नहीं गए, कांड में किसानों आजादी की लड़ाई पे नहीं गए, आप गोली चलवाने वाले लोग, कंडेला कांड में ये नहीं कर पाने वाले कहां से बोलेंगे? अरे आपने मुंह जलवा दिया, आपने मुंह जलवा दिया, गुड़गांव जलवा दिया, ये भ्रष्टाचार के मामले बाबा राम रहीम ने किसने गोलियां मारी? देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रोहतक रहा, आपने जलवा दिया, कर दिया सर, मुद्दे पर बात करें लेकिन शोर ना। नहीं, आपने 3-4 बार प्रदेश जलवा दिया, आपने 3-4 बार प्रदेश जलवा दिया। एक्शन में ले रहा था आपका, लेकिन आप इधर से उधर बातें चली गई, फिर इधर से बातें चली गई। हाँ, अंतिम रिएक्शन ये कमल जी, ये कभी भी, मैं आज एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये क्या सिस्टम बना रखा है इन्होंने। आज हरियाणा के हालात जो है कि आज लोग खत्म हुई है, उसके पीछे कोई मैं कोशिश कर रहा था कि आपका जवाब मैं लूं, लेकिन मुझे लगता है कि चर्चा को ये जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि ये मुद्दों से भटकते हैं। मैंने सवाल किया बजट को लेकर, इनको तो दूसरे की चादर ओढ़नी है, कहते कि उन पर हमने छोड़ दिया है। और ये जो राजनीति है, चाहे हरियाणा क्यों चाहे कहीं की हो, इलास्टिक की तरह है राजेंद्र जी,
अगर इसको ऐसे खींचे मुद्दों को लेकर तो ठीक है, जैसे छोड़ दिया बात उधर की। इन्होंने तो वो सिस्टम बना लिया कमल जी लेकिन इसके बावजूद लगे पंडिता जी आपने समय दिया, मरोड़ जाए जो मर्जी जाए, लेकिन भी धन्यवाद। आप कर्जे में चाह सारी दुनिया लूट जाए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए वहां से जहां पर आप बैठे हैं, और राजेंद्र जी आपका शुक्रिया स्टूडियो में आए और आपने भी बजट पर चर्चा की और अपने पॉइंट को रखे। तो बजट हरियाणा का आ गया है, ये हम कह सकते हैं खबर के मुताबिक, लेकिन क्या मिला क्या नहीं मिला आने वाले वक्त में तो आपको मालूम हो जाएगा। आप खुद भी आकलन कीजिए, लेकिन हाँ रात को 8 बजे इस पर चर्चा करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ, बजट का विश्लेषण करने के बाद ये तो ठीक गरमाई बढ़िया होगी इसकी के साथ आपको बताएंगे कि वो कितनी गहरी होगी और कहां तक पहुंचेगी। उसके बाद आप भी आकलन कर पाएंगे कि असल में इस बजट से हरियाणा को कुछ मिला है या नहीं। नमस्कार।